हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्ते। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है। देखिए, राउल्ट के दो नियम होते हैं वैसे तो। एक वाष्पशील के लिए होता है और दूसरा अवाष्पशील के लिए होता है। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें राउल्ट ने क्या कहा है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार, अच्छा पहले लिख लें फिर समझाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में अवयवों का हो या फिर घटक का हो, बात एक ही होती है नहीं। अवयव मतलब एलिमेंट होता है, घटक मतलब कंपोनेंट होता है, तो दोनों बातें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अवयवों के आंशिक वाष्प दाब घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया बात कही गई है, समानुपाती होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखो, माना किसी विलयन में दो घटक या फिर दो अवयव, दोनों बातें कह सकते हो, ए व बी हो और उनके आंशिक वाष्प दाब PA व PB तथा मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हो, मोल प्रभाज क्या हो, XA व XB हो, तो यही तो बात है राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट के नियम से क्या नियम कहता है, सुनो भाई, वही करना है जो ऊपर कहा गया, एक बार सुन लो। किसी विलयन में अवयवों के आंशिक वाष्प दाब घटक के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। अवयव और घटक, अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो यहां भी क्या कर लो, अवयव यहां समानुपाती होते हैं, यही तो कहा गया। यहां पर एक बात आपके समझ में आई होगी, आखिर ये सर वाष्पशील क्या होता है, वाष्पशील क्या होता है, पहला क्वेश्चन रहा होगा आपका। दूसरी बात अगर हम कहें तो फिर ये दिमाग में बात बन रही होगी, सर वाष्प दाब क्या होता है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इसी के जस्ट यानी टॉपिक हम पढ़ा लें, इसके जस्ट बाद शुरू करने वाले हैं विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म। वहां पर हम वाष्प दाब को खूब भली भांति से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, PA है, यानी PA जो होगा वो समानुपाती क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा, और PB जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, XB के होगा। यही तो बात बनेगी। अच्छा ठीक है, PA हटाओ, यानी PA बराबर क्या रहेगा, समानुपाती जब हटेगा तो P0A इंटू XA बनेगा, और PB क्या हो जाएगा भाई, PB हो जाएगा P0B इंटू XB, यही तो होगा। अब ये क्या है, यहां लिखना, जहां P0A व P0B शुद्ध अवस्था में घटकों के आंशिक वाष्प दाब हैं, घटकों के आंशिक वाष्प दाब हैं। ठीक है, अगर इनके बात करें हम, जैसे समानुपाती हटा के हमने इनको यूज किया है, तो एक बात ये भी हो सकती है कि सर ये स्थिरांक क्यों नहीं है, तो भैया है स्थिरांक, देखो कहां पर होंगे, यानी स्थिर ताप पर स्थिरांक हैं। अगर हम विलयन का टेम्परेचर जो है फिक्स कर देते हैं तो इन्हीं को हम स्थिरांक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बात शायद क्लियर हो गई होगी। यानी ये नियम हमारा है, क्या है, राउल्ट का नियम है। किसके आधार पर है, तो वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम है। अब एक बात जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि सर वाष्पशील क्या होता है, भैया वाष्पशील का मतलब जैसे आपने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया और वो वेपराइज हो जाए, वाष्पशील है नहीं। ग्लूकोज को सीधे
मतलब क्या कहते हैं, गर्म करो, सीधे आंख की टच में न जाए। जैसे कोई पात्र रख लीजिए, बर्तन या तवा कह सकते हो या भगोना कह सकते हो, उसमें ग्लूकोज को सीधे डाल दीजिए, गर्म करना शुरू करो तो ग्लूकोज वेपराइज हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अमोनियम क्लोराइड भी वेपराइज होगा, नौसादर जिसे कहते हो आप, ये हो जाएगा, कपूर भी वेपराइज हो जाएगा। तो ये सब वाष्पशील पदार्थ होते हैं। दूसरी चीज क्लोरोफार्म वगैरह की अगर हम बात कर लें, एसीटोन की बात कर लें, तो ये भी सीधे क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, यानी वाष्पित हो जाएंगे। अब वाष्पन क्या होता है? वाष्पन का मतलब है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं वाष्पन, वेपराइजेशन। ठीक है, ये नियम है। अब एक चीज समझो जरा, ये तो Pa और Pb क्या थे? घटक थे, यानी A और B घटक थे। Pa मतलब उसका वाष्प दाब और Pb मतलब B का वाष्प दाब। अगर हम कुल विलयन का वाष्प दाब देखें तो क्या होगा, यानी P बराबर हो जाएगा Pa प्लस Pb, Pa प्लस Pb। अब कुछ किताबें जैसे PT भी कहती हैं, PT का मतलब P तो वेपराइज, वो P जो है वो प्रेशर है और T का मतलब टोटल है, यानी विलयन का कुल वाष्प दाब। यानी ये हमारा सूत्र बनेगा। अगर ये बात ना समझ में आती हो, A और B को रिप्लेस कर दीजिए आप, यानी PT बराबर क्या हो जाएगा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, यही तो बनेगा। ये जो रेखाएं हैं, मतलब ये जो चीजें हमें मिल रही हैं, ये सरल रेखा के रूप में जानी जाती हैं, सरल रेखा के रूप में समझते हैं, इसीलिए इनमें ग्राफ हो जाता है। सरल रेखा कौन सी भैया? y इज इक्वल टू mx होता है, y इज इक्वल टू mx के रूप में इनको समझा जाता है, इसलिए इनके लिए ग्राफ बनता है। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। आज मेरे ख्याल से साउंड की दिक्कत नहीं होगी भाई, माइक आ गई है, मैंने ऑर्डर किया था लगभग 28 तारीख में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे माइक लगी हुई है नहीं, और उसी से जो है साउंड रिकॉर्ड हो रही है, तो उम्मीद है कि अच्छी साउंड आ रही होगी। ठीक है, आपने पढ़ा कि राउल्ट का नियम क्या है, बात क्लियर है। इसी पर बनता है भैया आदर्श विलयन। अब क्या बनता है? आदर्श विलयन बनता है। कुछ हमारे महान भाव साथी जो हैं शिक्षक, वो आदर्श विलयन पढ़ा देते हैं किस पर? अवाष्पशील पदार्थों के लिए जो राउल्ट का नियम है वो कराएंगे, और उसको कराने के बाद में सीधे आदर्श विलयन कराएंगे। यही तो बात है। हालांकि ये उनकी भी बात सही है कि राउल्ट का, जैसे अभी इसकी परिभाषा कराएंगे आपको, तो यही कहा जाएगा कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब ये तो नहीं लिखा कि राउल्ट का विलयन कौन सा होना चाहिए, है नहीं। वैसे मेरे समझ में जहां तक आया, जो मैंने पढ़ा किताबों में, खुद से पढ़ा या टीचर के द्वारा पढ़ा, तो ये जो आदर्श विलयन है ये वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यही समझते चलो। एनसीईआरटी इसी को फॉलो करती है। आदर्श विलयन क्या है भैया? ऐसे सभी विलयन, ऐसे सभी विलयन जो सांद्रता व ताप पर, या तापमान भी कर सकते हो, तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल समझ लो जरा। जैसे बेंजीन यानी C6H6 प्लस टॉलुइन का विलयन, यानी C6H5CH3, अगर इसका विलयन है तो आदर्श विलयन होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों के अगर मिक्सर हम देखें तो ये सब भैया क्या होते हैं? आदर्श विलयन होते हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, आदर्श विलयन की अगर हम शर्तें पढ़ेंगे तो क्या है, कंडीशंस जिनको कहते हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो क्या होती हैं? देखो, शर्तों में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये समझो, पहली जो शर्त है भैया, ये कहा जा रहा है कि जो घटकों का आंशिक वाष्प दाब है वो बराबर होना चाहिए किसके?
शुद्ध अवस्था में घटक के आंशिक वाष्प दाब और घटक के मोल अंश के गुणनफल के, यही तो बात कही है। घटक का आंशिक वाष्प दाब बराबर होना चाहिए किसके, शुद्ध अवस्था में घटक के आंशिक वाष्प दाब और घटक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यही बात नीचे भी लिख रहे हैं। अगर ये बात फॉलो नहीं कर रहा है तो भैया वो आदर्श विलयन नहीं होगा। ये पहली शर्त है हमारी। दूसरी शर्त अगर हम देखें, विलयन बनाते समय यानी कि हम लिखे दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं, इसको समझो, मतलब समझा के लिखवा रहे हैं, ठीक। जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्स का मतलब जीरो। और तीसरी जो शर्त है भैया वो होती है डेल्टा एच मिक्सर इज इक्वल टू जीरो। इनका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, इसको भी समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह है, विलयन को अगर हम बनाते हैं तो विलयन का जो कुल आयतन है, विलयन का कुल आयतन जो है और घटकों के आयतन का योगफल जो है वो बराबर होना चाहिए। लिख लो बात, यानी विलयन का आयतन तथा घटकों के आयतन का योगफल सदैव बराबर होगा। क्या होगा? सदैव बराबर होगा। मतलब यह है कि जब बराबर शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब आयतन जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ गए? अभी हो सकता ना समझ में आया हो, थोड़ा समझाते हैं। जैसे मैंने एक ये लिया, 5 लीटर का कंटेनर है हमारा ये, इसमें हमने कंपोनेंट यानी विलेय के रूप में कोई 500 ग्राम चीज को ले लिया या 500 ml चीज को ले लिया, और विलायक के रूप में हमने ले लिया 4500 ml किसी चीज को। जो ये 5 लीटर आया है भैया, तो ये किसका आयतन है? विलयन का आयतन है। और ये घटक का आयतन है। ये क्या है? घटक का आयतन है। बीए और बीबी दो घटक है, उनके आयतन है। इन दोनों को अगर हम योग कर लें और इसके बराबर अगर बात आ जाती है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? कि वो आदर्श विलयन है। बात क्लियर? अगर नहीं होता, बराबर नहीं होता तो आदर्श नहीं होता, फिर क्या होता? तो सर अनादर्श विलयन होता, नॉन आइडियल होता। इसमें अगर देखेंगे तो विलयन में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, या फिर ऐसे कह लो ऊर्जा ना तो, या ऊष्मा कह लो। ऊर्जा का मतलब थोड़ा ऊर्जा का रूप ऊष्मा होता, ऊष्मा लेकर के चलो। विलयन में ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। कहने का मतलब जानते हो क्या है? भैया विलयन बनाओ, ना तो ऊष्मा की जरूरत पड़े और ना विलयन बनने के बाद में ऊष्मा का उत्सर्जन हो। उत्सर्जन मतलब जैसे आप किसी चीज को पानी में घोल रहे हो, तो जब पानी में घोल रहे हो तो अगर उसको गर्म करना पड़ रहा है तो आदर्श नहीं है वो। विलयन को बनाते समय अगर आपका कंटेनर गर्म हो जाता है यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस स्थिति में भी क्या है? ये आदर्श विलयन नहीं होगा। तो भैया ये रही आदर्श विलयन की शर्तें और ये रहा आदर्श विलयन। बात क्लियर हुई मेरे ख्याल से। छोटा सा ग्राफ बताने के विचार में फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम ग्राफ बताएं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया। कुछ बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं जो कि आपको बतानी है, क्लास के लास्ट में बताएंगे, छिपाएंगे बिल्कुल नहीं। हमारे जो मन में आता है बोल देते हैं, एकदम फ्रेंकली बोलते हैं। थोड़ा सा ग्राफ क्या बनेगा भैया? मजे की बात तो ये है, देखो ग्राफ का मतलब अगर हमारा विलयन आदर्श होता है तो आदर्श विलयन के लिए ये जो हम लाइन खींचते हैं ये मोल अंश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मोल अंश को दर्शाती है। ये वाली जो लाइन है वो वाष्प दाब को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी? तो वाष्प दाब को दर्शाएगी। एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी, हम गारंटी लेते हैं आपसे कि किसी टीचर से आपने पूछा होगा, शायद पूछा ही नहीं होगा, पहली बात तो ये है। अगर पूछा भी होगा तो शायद वो आपको बता नहीं मतलब ये नहीं कहते बता नहीं पाया होगा, ऐसा नहीं है, आपने पूछा ही नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात कर लें
एक छोटी इसलिए होती भैया, विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलय दूसरा विलायक होता है, तो चाहे स्वाभाविक बात है कि एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा, जहां तक हमारा अनुभव है। कम होगा तो कम लाइन है, बड़ा होगा तो बड़ी लाइन होगी। क्यों ऐसा का है भैया? कम होगा तो इसका वेपराइजेशन जो है ना कम होता होगा, ज्यादा है तो वाष्पित ज्यादा होगा। अब वाष्पन हालांकि ज्यादा और कम पर निर्भर नहीं करता है, वाष्पन कई बातों पर निर्भर करता है, यानी क्षेत्रफल भी सतह की क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर जाता है। जैसे आप 1 लीटर पानी को एक बोतल में रख के गर्म करो, वाष्पन कम होगा, उसी 1 लीटर पानी को भगोने में रख के गर्म करो, वाष्पन ज्यादा होगा, है नहीं बात? तो ये चीजें नहीं, फिलहाल समझने के लिए आप समझ सकते हो कि एक लाइन हम बड़ी और एक लाइन छोटी क्यों बनाते हैं। थोड़ा तिरछा दिख रहा हमें लग रहा फिगर है नहीं, फिगर पर भैया ना जाओ, आर्टिस्ट नहीं है नहीं, 2 अक्षर केमिस्ट्री के आते हैं तो आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये रही बात, आप लोग सीधा बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, हमसे तो इसकी दुश्मनी सीधा बनेगा नहीं कभी। P0A रहेगा और P0 B रहेगा, इसका मतलब ये जो बड़ी लाइन है ये घटक B के लिए दर्शाई गई है और ये जो छोटी लाइन है ये घटक A के लिए दर्शाई गई है, ठीक है। यहां अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का कनेक्शन है, यानी विकर्ण के रूप में रहते हैं, विकर्ण के रूप में रहते हैं, ठीक है। आगे एक बात समझो, ये जो लाइन होती है ये कुल विलयन के वाष्प दाब को दर्शाती है, PT को दर्शाती है, यानी PA प्लस PB होगा, PA प्लस PB होगा। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पर A है तो ये वाली लाइन भी किसको दर्शाएगी भैया? PA को दर्शाएगी, PA का मतलब P0A इंटू XA, और यहाँ PB है इसका मतलब ये PB को दर्शाएगी P0B इंटू XB। बात क्लियर है? अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर क्या आएगा, मोल की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर A है तो ये XA घटक का होगा, यानी A घटक के लिए यूनिट 1 दर्शाएगा, तो यहाँ पर जब घटक A होगा तो XB 0 हो जाएगा। भाई ये एक ही बात चल रही, तो यहाँ B कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है? 0 वैल्यू है। इधर B की बात चल रही है तो XA 0 हो जाएगा और XB 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हुई होंगी। तो ये रहा भैया ग्राफ, क्लियर है ना बात? कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए, एकदम क्लियर बना। थोड़ा सा देख लेते हैं क्लियर बना कि नहीं बना। दिखा, बहुत बढ़िया दिखा, स्क्रीन पर फटाक से कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। देखिए अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होते हैं भैया? ऐसे सभी विलयन, ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बात समझ में आई? प्रत्येक सांद्रता व ताप पर अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है तो अनादर्श विलयन होगा। क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें भैया, अच्छा यहां एग्जाम्पल करेंगे अगर हम, तो यहां ना करो एग्जाम्पल। क्यों नहीं करो? क्योंकि अनादर्श है तो 2 तरीके से विचलन हो जाएगा, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक विचलन, है नहीं? वहां एग्जाम्पल समझना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हटाओ, शर्तें क्या आएंगी फिर? शर्तें का मतलब भैया किन किन शर्तों को पालन नहीं कर रहा होगा जिसके वजह से आदर्श नहीं हो पाया है। पहली शर्त अगर हम देखेंगे तो जो घटकों के आंशिक वाष्प दाब हैं वो शुद्ध अवस्था में घटकों के आंशिक वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर होता है तो, अगर बराबर होता है तो आदर्श विलयन है, बराबर नहीं है तो अनादर्श विलयन है। दूसरी शर्त की अगर हम बात करें, डेल्टा वी मिक्सर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या तो विलयन का आयतन बढ़ेगा या फिर घटकों के आयतनों का योगफल बढ़ेगा। 2 बातें हो सकती हैं, या तो विलयन का आयतन बढ़ेगा या फिर विलयन का आयतन कम पड़ेगा। आप ये समझ के चलिए, यानी हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं होगा, या कह लें हमने कहा था परिवर्तन नहीं होता है, यहां परिवर्तन होता है।
यानी आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। बात क्लियर हुई मेरे ख्याल से। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी की अगर हम बात कर लें, एंथैल्पी मतलब एक प्रकार की ऊष्मा, उसमें भी परिवर्तन होगा, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अब ये जो परिवर्तन होता है भैया, ये दो तरीके से होगा, या तो अधिक हो जाएगा तो धनात्मक विचरण, या कम हो जाएगा तो ऋणात्मक विचलन, है ना। इसको डीपली थोड़ा समझते हैं, फटाक से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया ना स्क्रीनशॉट। माइक की हैबिट नहीं है, पता नहीं चलता कि माइक लगी कि नहीं लगी। चलो सब हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ने का मन जरूर होना चाहिए आप सबका। जिस दिन पढ़ने का मन ना हो उस दिन सुबह उठ के मम्मी पापा का चेहरा देख लेना, पक्का पढ़ने का मन हो जाएगा आपका, है नहीं। आप ही हो अकेले घर के जो पूरे घर की स्थिति को बदल सकते हैं। घर की स्थिति बदलने का मतलब शिक्षा एक वेपन है नहीं, एक हथियार है एक प्रकार का, जिसका आज तक कोई काट नहीं। आपके अंदर अगर ज्ञान है, बात सरकारी नौकरी की भाई मेरे नहीं है, बात सिर्फ नॉलेज की होती है नहीं। नॉलेज है तो आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। नॉलेज नहीं है तो फिर वही बात है कि बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। है नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। धनात्मक विचलन कहाँ होता है भैया? अनादर्श विलयन में होगा, ये बात ध्यान रखना। धनात्मक विचलन या अनादर्श विलयनों में धनात्मक विचलन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जब धनात्मक विचलन होगा तो सुनो, ऐसे विलयन जिनका आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, एक को समझ लो भाई मेरे, 50 को समझने की जरूरत नहीं है, एक को समझो, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 ग्राम मुश्किल से, कितना? 2 ग्राम लगाओगे, सारी बातें खुद से लिख के आओगे। वीडियो इसीलिए बना है, 50 बार देखो को वहां पे आके। क्लास में 1 बार पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 बार पढ़ाएंगे, 3 बार पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वीडियो बन रहा है तो आप जितनी बार मन चाहे उतनी बार देखिए। टॉपिक क्लियर होकर जाना चाहिए, है नहीं, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। फिर भी अगर रहता भैया तो व्हाट्सएप नंबर ये रहा, हमने कहा था तुरंत जुड़िए। एक सुविधा बहुत जल्दी करने वाले हैं, ध्यान रखो। इस नंबर पे वहां जुड़ने का काम करिए। और क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर चैनल को ऐड कर दिया है कल, लिंक वगैरह उस पर डाल देंगे, सीधे टेलीग्राम पर जुड़िए। अब मेरे ख्याल से अभी 2-3 लेक्चर और दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो सीधे टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, आप वहां से जो है टच करके देख सकते हैं चैनल को, है नहीं। चैनल तो आपका ही है, हमारा थोड़ी ना है। ऐसे विलयन जिनका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होते हैं या अधिक होता है। अधिक होता है ना। एक बार समझ लो, ऐसे विलयन जिनका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है, विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक लगी। निर्धारित विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा मजा आने वाला है इसमें सर, है नहीं। अब ये समझो कि विलयनों का आंशिक वाष्प दाब क्या था? ऐसा विलयन जिनके घटकों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित विलयनों के घटकों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं, ये भी बात कह सकते हो। आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है, ये भी बात कह सकते हो। भैया थोड़ा घटक कर दो यहाँ पर,
जिनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित घटकों के वाष्प दाब से अधिक होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ अगर हम देखें थोड़ा सा, पहले एग्जांपल, पहले शर्तें पढ़ेंगे सभी, बाद में एग्जांपल। हमने कहा घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन का अगर होगा तो ये पी ए रहा, पी बी रहा। अब क्या होना चाहिए, तो ज्यादा हो जाना चाहिए, किससे, जो मूल है उससे, यानी इससे ज्यादा हो जाना चाहिए। जब ये ज्यादा हो जाएगा भैया तो इसका मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, ये पहली शर्त है। दूसरी चीज एक और देखो, आयतन की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सर जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो विलयन का कुल आयतन होगा वो ज्यादा हो जाएगा घटकों के आयतनों के योगफल से। किससे ज्यादा हो जाएगा, विलयन का जो आयतन है वो घटकों के आयतनों के योगफल से ज्यादा हो जाएगा। यही तो बात दिखा रहा है। दूसरी बात समझो, जो एंथैल्पी है या फिर ऊष्मा कह लो, अब यहां पर उत्सर्जित होगी, ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, है नहीं, और जब ऋणात्मक विचलन पढ़ोगे तो वहां अवशोषित हो जाएगी, वहां विलयन का आयतन कम हो जाएगा और इन घटकों का आयतन भी कम हो जाएगा। ठीक है, इतना फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ, इनके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें भैया, तो जैसे मेथेनॉल और जल का विलयन, मेथेनॉल और जल का विलयन। दूसरी बात अगर हम करें, एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये भैया एसीटोन लिखा, एथेनॉल लिखा, मेथेनॉल लिखा, जल लिखा। ठीक है, ना समझ में आ रहा तो लिख लो, एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल को ही मेथिल एल्कोहल भी कहते हो, है ना, तो एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहते हो। एसीटोन को कहते हो डाई मेथिल कीटोन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत की है तो जबरदस्त कंटेंट के साथ में लास्ट तक बने रहेंगे, बस आप वादा करिए कि लास्ट तक जुड़े रहेंगे हमसे, है ना। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें तो फिलहाल थ्योरी ही है, कुछ विशेष समझने वाला वैसे नहीं। इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा। अच्छा, ग्राफ भी यही बता दें क्या, चलो देखो ग्राफ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, समझ जाओगे वैसे मेरे ख्याल से। ग्राफ, जब ग्राफ बनेगा तो वो पोजीशन सारी वही रहेंगी, कहने का मतलब एक बड़ी एक छोटी, नीचे वाली मोल को दर्शाती है, ऊपर वाली कुल विलयन को दर्शाती है। इधर वाला घटक ए के लिए होता है, इधर वाला घटक बी के लिए होता है। जब घटक ए की हम बात कर रहे होते हैं तो मोल भी घटक ए का ही रहेगा और एक्स बी 0 हो जाएगा। जब घटक बी की बात करते हैं तो एक्स बी जो है 1 हो जाएगा और एक्स ए 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? ठीक है, इधर देखो। अब इनको हम डॉटेड ना करके सीधे कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचते हैं ऐसे को, क्यों खींचते बताते हैं अभी। इसकी बात अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर पी ए प्लस पी बी होगा, P बराबर पी ए प्लस पी बी। सुनो, P बराबर पी ए प्लस पी बी कहाँ होगा, आदर्श विलयन में होगा। P डज नॉट बराबर पी ए प्लस पी बी किसके कहाँ होगा, अनादर्श विलयन में होगा। फिर यहाँ गुरुजी क्या होगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अधिक यानी धनात्मक विचलन पढ़ रहे हैं, तो ये बड़े का साइन लग जाएगा यहाँ। बात क्लियर है? अगर ये ए दर्शा रहा तो ये पी ए हो जाएगा, इज ग्रेटर देन T0A इंटू एक्स ए। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इधर की बात करो B है तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0B इंटू एक्स बी। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा भैया। आदर्श विलयन तो बराबर का साइन, अनादर्श विलयन तो बराबर का साइन नहीं होगा, धनात्मक विचलन तो बड़े का साइन और ऋणात्मक विचलन तो छोटे का साइन। ठीक, धनात्मक विचलन है तो ऊपर की तरफ ये विचलित होगा, कैसे विचलित होगा, ऊपर की तरफ विचलित होगा, और ऋणात्मक विचलन है तो नीचे की तरफ विचलित होगा, यानी कुछ ऐसे विचलित होगा। पूरा ग्राफ बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, दिख तो रहा भैया।
आराम से दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा। कल कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर कुछ बढ़िया दिखा नहीं था लास्ट में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे, तो आज थोड़ा सा टाइम हम वाचिंग पर भी खर्च कर रहे हैं और आने के साथ साथ देख भी रहे हैं आपको, ठीक है, कि दिख रहा बच्चों को कि नहीं दिख रहा। देखो भैया, हम अकेले, हमारे साथ में आप सब जो कि ऑनलाइन बैच पढ़ रहे हो, है नहीं, यहाँ ऑपरेटर के रूप में कोई नहीं बैठा जो वीडियो को देखेगा। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ते हैं भाई? ऋणात्मक विचलन पढ़ते हैं। इसी का ठीक उल्टा है ऋणात्मक विचलन। क्या है? इसी का ठीक उल्टा जो है वो ऋणात्मक विचलन होता है नहीं? देखो समझ में आना चाहिए, वैसे एक बार बताते हैं, देखो समझ में आता कि नहीं आता। ऋणात्मक विचलन क्या होगा कि ऐसे विलयन जिनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होते हैं, ठीक है। अगर बातें कम है तो ऋणात्मक विचलन ज्यादा है तो ऋणात्मक विचलन, बस इस शब्द पर फोकस करिएगा। ऋणात्मक विचलन कहलाता है, ऋणात्मक विचलन कहलाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल की बात करें, नहीं शर्तों की बात करेंगे, पहले शर्तों की बात हम करेंगे। देखो हमने कहा जो घटकों का आंशिक वाष्प दाब होगा, है नहीं, वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होगा। जब कम होगा तो साइन ये वाला रहेगा, ज्यादा होगा तो इधर रहेगा। ना समझ में आए सुनो, पहले साइन समझाते हैं। ये और ये, यही तो है। ये तीन बातें हो गई, तीन बातें ये हैं, नहीं तीन तो पांच बातें टोटल, छह नहीं पांच बातें। इसका मतलब है जिधर दो लड्डू हैं वो साइड बड़ी है, इधर दो लड्डू बड़ा, एक लड्डू छोटा, दो लड्डू बड़ा, एक लड्डू छोटा, बराबर बराबर लड्डू तो बराबर, है नहीं। इधर की बात करें, देखो अब इधर देखो दो लड्डू हैं तो मतलब बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। साइन क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। देखो अब ये छोटा साइन है, इसका मतलब क्या है कि राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होगा। अब दो घटक फिर दोनों के लिए लिख लो, ये पहली शर्त है। दूसरी बात अगर हम करें, विलयन बनाते समय आयतन जो रहेगा ना, आयतन वो जीरो से कम हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा। जीरो से कम का मतलब समझ रहे हो क्या है भैया? यहाँ पर विलयन, जीरो मतलब विलयन का जो आयतन है वो कम हो जाएगा घटकों के आयतनों के योगफल से। नहीं समझ में आया? समझो एक बार फिर समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि विलयन का जो आयतन है वो कम हो जाएगा घटकों के आयतनों के योगफल से, ठीक। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा ही निश्चित है, वो भी जीरो से कम होगा। यानी अब हमें विलयन को बनाते समय ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। पहले उत्सर्जित हो रही थी, धनात्मक विचलनों में ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों को बनाते समय ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ग्राफ समझते हैं फिर एग्जाम्पल, ग्राफ समझते हैं फिर एग्जाम्पल। देखो ग्राफ फिर से वही बनने वाला है, ये मोलन्स के लिए होता है, ये वाष्प दाबों के लिए रेखा है। एक छोटी एक बड़ी इसलिए होती है, एक घटक छोटा दूसरा घटक बड़ा होता है। ये वाला घटक ए के लिए है और ये वाला घटक बी के लिए है, ठीक है। भैया एक चीज ध्यान रखना, हमें पूरी क्लास वाली फीलिंग रहती है नहीं। मेरे कॉलेज में तो ये रूल है कि जैसे
आप क्लास में जाएंगे तो किसी अदर टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। फीलिंग क्लास वाली है, इसे थोड़ा सीरियसली होकर पढ़ाना पड़ता है। अब वो धीरे धीरे हैबिट जाएगी, लेकिन अभी तत्काल चली जाए तो मुश्किल है, थोड़ा सा जाना है नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाने आए हैं, आपको अन्य बातें बताने नहीं आए हैं। अन्य बातें आप समाज से भी शायद सीख सकते हैं। तो आपने मेरे 4 वीडियो देखे होंगे, मैंने कोई बात इधर उधर की ज्यादा नहीं की है नहीं। अब ये शायद आपको कुछ बुरा भी लग सकता है भैया, और अच्छा भी लग सकता है। तो निवेदन ये रहेगा, अगर बुरा लगे इस कान से सुन लेना और इस वाले से निकाल देना, अगर अच्छा लगे तो यहाँ सुन लेना और दिमाग में रख लेना, ठीक। फिर इनको सॉरी इनको जो है डॉटेड ना बना के कॉन्टिन्यूअस लाइन क्यों बनाते हैं, सुनो। जब हम विचलन दर्शाएंगे तो डॉटेड वाला होगा नहीं होगा तो आप अंतर नहीं समझ पाओगे कौन सा क्या है। इसलिए मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस और विचलन को डॉटेड लाइन से दर्शाने का प्रयास किया है। इसकी बात करेंगे, अगर विलयन का कुल जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा, किससे? घटकों के आयतन से। घटकों के आयतन के योगफल से कम हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो हमने कहा था, अगर विचलन धनात्मक हो रहा है तो बड़े का साइन, और विचलन ऋणात्मक है तो छोटे का साइन। बताओ, बात क्लियर है शायद? हाँ गुरुजी क्लियर, इसमें क्या समझना है। पीबी की बात करेंगे तो P0B इंटू XB। अब विलयन जो है, यहाँ देखो A घटक है तो मोल प्रभाज भी किसका रहेगा? A का रहेगा, XB 0 हो जाएगा। B घटक है तो मोल प्रभाज किसका रहेगा? B का रहेगा, और X से 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? धनात्मक विचलन नहीं है भैया, ऋणात्मक विचलन है। तो जो विचलन हमने ऊपर की तरफ बनाया था वो ऊपर तरफ ना बन के किधर बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा? नीचे की तरफ, कुछ ऐसे बनेगा। बात क्लियर हुई ना? फटाक से कर लिया ना? स्क्रीनशॉट कर लिया? अच्छा, अभी एग्जांपल रह गया। क्लोरोफार्म और एथिल एल्कोहल, ये भी कह सकते हो, क्लोरोफार्म और एथिल एल्कोहल। दूसरी बात, क्लोरोफार्म और बेंजीन। क्लोरोफार्म और बेंजीन, ये कुछ ऐसे विलयन हैं जो इस ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया ना एकदम? भैया 150% जिम्मेदारी ली है, स्टाम्प ले और लिख देंगे उस पर, समझ में आएगा। बस आपको थोड़ा बोर्ड वोर्ड का इशू दिख रहा होगा। हमने फिर शायद हर वीडियो में कहा है आपसे कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अपने साथियों को जरूर शेयर करिए जो इंटर में पढ़ रहा हो, वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, बस हिंदी मीडियम वाला होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम क्लास नहीं है, ठीक है। अगर वो समझ सकता है तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, समझ सकता है तो आराम से क्लास ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें मना नहीं कर रहे हैं, ले सकता है, बस उसको समझ में आना चाहिए, है नहीं। ये तो बात हो गई भैया वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के कहां पहुंचेंगे गुरुजी? आगे बढ़ के भैया आपके घर थोड़ी ना आने वाले हैं, अभी बोर्ड पर ही है, देखो। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, बहुत बढ़िया टॉपिक है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म। हम ये दावा करते हैं कि 200% यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड में, मानते हो? जो सांद्रता पढ़ के आए हैं पीछे, वहां से क्वेश्चन 100% मिलने के चांस हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन 200% मिलने के चांस हैं, ठीक है। और सर आगे क्वांट ऑफ फैक्टर पर मिलेगा 50% चांस होते हैं। चांस गायब नहीं होता है, 50% है चांस, ध्यान रखिएगा। तो ये आखिर में है क्या विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म? ये अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य का मतलब है अणुओं की या कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर, बात समझे ना? यानी ऐसे या फिर विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा भी कह सकते हो या फिर कणों की संख्या भी कह सकते हो, है नहीं, निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। शुरू हम आज ही कर दे रहे हैं। देखो टाइम देख लेते हैं थोड़ा भैया कितना हुआ है, इतना वीडियो बन चुका है, अभी तो 40 मिनट बना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक टॉपिक हम पढ़ा लेंगे आपको। देखो मजा आने वाला है भाई, यहां से बहुत मजा आएगा, आराम से पढ़िएगा। यानी
विलयन के, अच्छा विलयन क्या है? विलयन क्या है? विलयन है भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सर विलय क्या है? जो घुलता है वो विलय है। ठीक है सर। विलायक क्या है? तो वह विलयन का वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है। विलायक का वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है विलायक कहलाता है। बात क्लियर है? ठीक। अब ना पूछना बार बार पर डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू भैया स्मॉल डब्ल्यू है ना, तो स्मॉल डब्ल्यू विलय की ग्राम में मात्रा है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक की ग्राम में मात्रा है। स्मॉल एम डैश विलय का अणुभार है। कैपिटल एम डैश विलायक का अणुभार है। वी आयतन होता है। स्मॉल एम मोललता होती है। कैपिटल एम मोललता होती है। कैपिटल एन नॉर्मलता होती है। एक्स सर मोल प्रभाव होता है। अगर ए लगा दिया तो घटक ए का है और बी लगा दिया तो घटक बी का है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। यानी विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय की संख्या नहीं, विलय की मात्रा कह लो, विलय की मात्रा या फिर कणों की संख्या, हम दोनों बातें लिखे दे रहे हैं, या फिर कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? मजा तो अब आएगा, लगाओ सीट बेल्ट वरना उड़ जाओगे। ये भैया चार है। कितने हैं? चार हैं। देखो पहला क्या है? पहला है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, यानी राउल्ट का नियम। अब ये भैया राउल्ट का नियम कैसा है? अब ये जो राउल्ट का नियम है ना, ये अवाष्पशील पदार्थों के लिए होगा। कैसा होगा? अवाष्पशील पदार्थों के लिए होगा। अगर भाई मेरे ना समझ में आए तो सर कैसा राउल्ट का नियम होगा? तनु विलयनों के लिए होगा। कैसा होगा? तनु विलयनों के लिए। क्या कोई सांद्र विलयन इस राउल्ट के नियम का पालन कर सकता है? कान पकड़ लो, नहीं करेगा। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी की अगर हम बात कर लें तो परासरण दाब है। परासरण दाब, ठीक है। और तीसरी की अगर हम बात कर लें भैया तो क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। और चौथी की बात कर लें तो हिमांक में अवनमन है। हिमांक में अवनमन है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई ना? ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। सर थ्योरी है? नहीं भैया, थ्योरी के साथ साथ फार्मूला डेरिवेशन भी है। क्या डेरिवेशन सर पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। फिर सर इसका यूज क्या है? यूज भैया ये है कि इन पर आधारित यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट का जो बोर्ड है हिंदी माध्यमिक का, एलसीईआरटी जहां जहां फॉलो होती है, इतना कह लो, वो इन पर आधारित न्यूमेरिकल पूछता है जिन्हें आप आंकिक प्रश्न कहते हो। और इन्हीं प्रश्नों से आपको डर भी लगता है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका ही तो है। एक बार पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं भैया यूट्यूब पर, फ्री एकदम दे रहे हैं। कोई चार्ज हमने कहा आपसे लगेगा? नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा सहयोग, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको थोड़ा सा टारगेट है, एक प्रकार का मिला हुआ है, ये टारगेट आप थोड़ा कंप्लीट करवा दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है नहीं? और वो टारगेट शायद आप सब लोग जानते होंगे कि हर बच्चा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। मेहनत बहुत है। हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो 1 घंटे में भैया 20, 30, 50 पढ़ा सकते थे बच्चे, 30 भी लेकर के। लेकिन यहाँ 1 घंटे की क्लास पढ़ाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आप पूछोगे ये कैसा झूठ बोल रहे हो गुरुजी? भैया नहीं, खुद से शूटिंग है, खुद ही से एडिटिंग भी है और खुद ही से अपलोडिंग भी है। समझ रहे हैं? इतनी मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और नतीजा अगर करंट में वैल्यू देखिए तो 0 है। लेकिन नहीं, हम करंट की वैल्यू को 0 देखते हुए फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों? आप सबके लिए, कि आप पढ़ो, है नहीं? किसी घर में भैया 500 फीस नहीं है, कहां से पाएगा?
उसको कॉलेज की फीस जमा करने में आफत है, वो कोचिंग की फीस देगा? नहीं दे पाएगा। यही तो उदारता हमें यहाँ तक लेके आई है, और इसीलिए हम आपसे जुड़े हुए भी हैं, है नहीं? और ये चाहते हैं कि आप सबका साथ अंत तक बना रहे। नंबर बदलने वाला नहीं है, जब से मोबाइल खरीदा तब से यही नंबर है। उम्मीद करते हैं आप एक बार अगर साथ जुड़ जाते हैं तो फिर अच्छा बना रहेगा सब। और साथियों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जो हमने बताया बार बार ना कहना पड़े, है नहीं? बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे। सर कोई यूट्यूब पर खराब कंटेंट भी देता है? कोई कहेगा हम खराब देते हैं? नहीं भैया, हम भी कह रहे हैं बढ़िया दे रहे हैं। आपके समझ में अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, समझ में नहीं आता है तो कोई काम का नहीं है। मानते नहीं? समझ मानते। फिलहाल हमने कहा था कि 150% की गारंटी ही समझ में आएगा, तो फिर ये चैनल तो आपका बढ़िया ही होगा। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है हम उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझो मजा आने वाला है। क्या है? अगर शुरू कर देंगे, थोड़ा वीडियो अगर लंबा बन जाता है तो मैनेज करिएगा फिर, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वीडियो में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। देखते हैं थोड़ा सा, चलो कुछ समझाते हैं। हेडिंग लगाओ फटाक से भाई। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या फिर इसी को हम कहते हैं तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, यही है वो राउल्ट का नियम जो सर पहले पढ़ा था। भैया जो पहले पढ़ा था वो वाष्पशील पदार्थों के लिए था, हमने कहा था ना। इसमें सबसे बड़ी बात, ये वाष्पदाब सर क्या होता है? भैया वाष्पदाब जानते हो क्या होता है? किसी विलायक की सतह पर, किसी विलायक की सतह पर विलायक और उसकी वाष्प में, नहीं, विलायक और उसकी वाष्प की साम्यावस्था पर, वाष्प में हाँ ठीक है, लिखते हैं पहले तब समझाते हैं। देखो, किसी विलायक की सतह से उत्पन्न वाष्प दाब और विलायक की साम्यावस्था, विलायक के साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा सतह पर, सतह किसकी भैया? विलायक की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। कैसे? ये भगोना जिसमें आप चाय रोज बनाते हैं, डोलते हो कभी? नहीं, डोल भी लिया करो, गंदा हो जाता है। ये भट्टी जिसको बर्नर कहोगे, फ्लेम निकल रही है, भगोना रख दिया आपने, पानी रख दिया इसमें। क्या रख दिया भैया? पानी रख दिया। पानी को गर्म कर रहे हो ना गर्म? जैसे ही नियर अबाउट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, इस पानी का टेम्परेचर जैसे ही नियर अबाउट 100 डिग्री पहुंचेगा, पानी के अणु अपनी सतह छोड़कर ऊपर जाने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। करेंगे ना? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इन अणुओं में भी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। एट लास्ट ये सतह पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? सतह पर। और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये अपनी सतह को छोड़ने के लिए मजबूर है, अपनी सतह को छोड़ने के लिए मजबूर है। छोड़ते हैं तो सुख में नहीं छोड़ते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? जब ये ऊपर जाएंगे तो ये वाष्प है। ये क्या है? वाष्प है। वाष्प और उसकी सतह के मध्य जो साम्यावस्था बनती है, साम्यावस्था का मतलब समझ रहे हो क्या है? जितना वाष्प बल लगाती है अपने सतह पर, उतना ही बल सतह वाष्प पर लगाती है। यानी दोनों बल बराबर हैं अगर, तो उस स्थिति को कहते हो साम्यावस्था। ठीक है?
अब जब साम्यावस्था है तो वाष्प जो है इस सतह पर दाब डालेगी, जितना भी दाब डाले भैया, कोई हम वो थोड़ी ना लिए बैठे हैं बैरोमीटर, दाब मापी यंत्र, जितना भी डाल दे, समझ रहे ना, वही दाब क्या होगा, वाष्प दाब होगा। बात क्लियर हुई ना? फिर इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट फटाक से, अगर कुछ समझना इसमें नजर आता हो आपको। ठीक है, ये वाष्प दाब समझ में आया। अब वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा? आपेक्षिक नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी अवनमन पढ़ रहे हैं। यानी वाष्प दाब में जो अवनमन है हम उससे पढ़ेंगे। अवनमन का मतलब समझ रहे हो क्या है? किसी विलायक में, पहले लिखते हैं बाद में समझाते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई? ये बात 100% सही है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। भैया 10 लीटर दूध भगोने में रखना, रख लिया, मान लो दूध उबल रहा है कितने डिग्री पर? 110 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है ना। दूध की बात कर रहे हैं, पानी की नहीं। कुछ नुकसान भी तो कराए आपका, प्रैक्टिकल अगर सीखोगे तो। अच्छा ठीक है, गुरु जी नुकसान कराओगे। पानी ले लो 1 लीटर। क्या लिया? 1 लीटर पानी लिया, भगोने में रख लो। पानी 100 डिग्री पर वाष्पित होना प्रारंभ होता है। ठीक, 1 लीटर पानी है तो आप उसमें 10 या 20 या 50 ग्राम चीनी डाल दीजिए। जो पानी 100 डिग्री पर खौल रहा होगा, 50 ग्राम चीनी डालने के बाद अब वो 100 पर नहीं खौलेगा या 100 पर वाष्पित नहीं होगा। कितने पर होगा भैया? 100.1245 भले ही कुछ है, लेकिन भले ही दशमलव की यूनिट बढ़े, लेकिन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है नहीं? जब बढ़ जाएगा तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, क्वथनांक की बात हमने यहां पर कर दी है, वाष्प दाब की बात नहीं की है। क्वथनांक जब बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम पड़ेगा, ध्यान रखना, है नहीं? फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, कुछ और बोल गए इसमें। हमने कहा जब पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक है, मान लो पानी 100 डिग्री पर वेपराइज होता है ना, वाष्प दाब उसकी जो भी निकल रही होगी, बढ़िया निकल रही होगी। जब आप उसमें 50 ग्राम चीनी डाल देंगे तो क्वथनांक तो बढ़ेगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वेपराइज जो पोजीशन है वो कम हो जाएगी, है नहीं? तो फाइनली हम अगर ये कह लें कि वाष्प दाब में अवनमन जो है भैया वो P0 माइनस PS है। ये PS का मतलब विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है, और P0 का मतलब है भैया विलायक का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब है? विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, ये बात तो उम्मीद है समझ में आई होगी। भैया चैनल आपका है, फिर वही नाम लिखे दे रहे हैं, भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस। थोड़ा सा अपडेट किया था चैनल को, सीतापुर लिख दिया था। क्यों सर? भैया इसलिए क्योंकि भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस बहुत मिल रहा था यूट्यूब पर, ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता था, है नहीं? तो ये चैनल आपका है, इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वादा हमारा आपके साथ ये है कि शुरू कर दिया है तो साथ अंत तक निभाएंगे, पूरा कोर्स फ्री में अनसॉल्व तक कराएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल अगले वीडियो में और इसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।